आ जाओ भाई, कौन कौन आ चुका है एक बार कमेंट में बता दो। गुड इवनिंग आयुष, पिंकी हेलो। अब तो आ रही होगी आवाज़, वो मैंने बंद कर देता हूँ ना मैं, 2-3 मिनट के लिए मैं बंद कर देता हूँ जब तक बच्चे ना आ जाएं। जब तक बच्चे ना आए तब तक मैं बंद कर देता हूँ। अब तो आ रही है ना आवाज़। एक बार बताओ कौन कौन आ चुका है। गुड्डी रानी नमस्ते, आज हमें नया चेहरा देखने को मिला है। गुड्डी रानी जो है पहली क्लास है आई थिंक, या फिर कमेंट ही पहली बार किया है। चलो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो लिंक है ना, वो गलती से मतलब पता नहीं कैसे हुआ, वो अपने आप ही मतलब डिलीट हो गई वो लिंक, इसलिए मुझे दोबारा से जनरेट करनी पड़ी, उसमें थोड़ा 3-4 मिनट लग गई। आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हर एक मतलब हर एक एग्ज़ाम में ये सवाल आता है, ठीक है। कोई बात नहीं गुड्डी, आज नया ही है हमारा, नई क्लास स्टार्ट हो रही है। इंडिया न्यूज़ नाइस सर, थैंक यू ब्रो। देखो आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि कोई संख्या है, आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको रेशो के फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है। और उसमें आपको आंसर जो है वो रेशो में पूछा जा सकता है और उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि एक तरीके से हम कैसे सोल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, हमें कुछ रेशो दे रखा है। रेशो होता क्या है, देखो रेशो होता क्या, जैसे मान लीजिए ए है और बी है। अगर इनका रेशो अगर हमें दे रखा है, मान लो 2:3, एक तरीके से हमें रेशो में दे रखा है 2:3, तो क्या ये इनकी रियल वैल्यू है, क्या ए की और क्या बी की, क्या ये रियल वैल्यू है? नहीं भाई, ये इनकी रियल वैल्यू नहीं है, ये इनका एक रेशो है जो कि प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है, ठीक है। तो रियल वैल्यू क्या होगी, तो रियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई। तो हमारे पास में अगर रियल वैल्यू की बात करें, इनकी जो रियल वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, तो रियल वैल्यू जो है वो रेशो में नहीं होती। वो मान लो यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दे और इसको भी हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो एक्स से एक्स अगर काटेंगे ना तो हमारे पास में 2:3 बन जाएगा। तो मतलब की बात ये है कि ये रियल वैल्यू क्या होगी, तो रियल वैल्यू जो होगी वो ए की कुछ और होगी, बी की कुछ और होगी, लेकिन मल्टीपल इस 3 का ही होगा, मल्टीपल इस 2 का ही होगा। मतलब कि जो रेशो हमें दे रखा है ना, उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। एक्स की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये बात है भाई, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक बात समझ में आई कि रेशो जो है वो एक तरीके से हमारे पास में एक प्राइम फैक्टर मिलेंगे जो कि आपस में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना कट सकता है उतना कट जाएगा, इसके बाद में कुछ नहीं कटेगा। लेकिन ये रियल नंबर नहीं होंगे। तो रियल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे इनमें कुछ भी हम मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर रेशो में है ना, अगर इस साइड अगर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड भी एक्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो आपस में रेशो में है। तो आपस में ही अगर हमें संख्या बनानी है तो सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझिए, मैं आपको ये बोलता हूं कि मान लो 3 संख्याएं हैं, ए, बी और सी। मैं आपको 3 संख्याएं बोलता हूं और मैंने आपको ये बोल दिया कि ये रेशो है भाई 3:2 और रेशो मान लीजिए 5। मैंने आपको ये रेशो दे दिया और मैंने साथ में आपको ये बोल दिया कि सी की वैल्यू है ना, वो भाई 10 दे रखी है। सी की वैल्यू आपको मैंने 10 दे रखी है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो सीधी सी बात ये है, हमारे दिमाग में ये आएगा कि भाई ये रेशो है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन ये नंबर भी नहीं है। तो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो सीधी सीधी बात है, हमारे पास में सी की वैल्यू दे रखी 10, तो यहाँ पर हमारा 5x है, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। क्योंकि अगर x की जगह हम 2 रखते हैं तो 5 गुणा में 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब की बात ये है कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 रख दी, यहाँ पर भी x की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी और b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपने जो एग्जैक्ट नंबर हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है भाई।
तो ये है अपना तरीका हमारे रेशो और प्रोपोर्शन को, मतलब कि सीधी सीधी बात है, रेशो को एक नंबर में बदलने का तरीका है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ भी गया होगा और मेरे हिसाब से पहले से ही आपको आता भी होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करेंगे ना, थोड़ा समझ में और आएगा आपको। देखो, हमें मान लीजिए यहाँ पर दे रखा था ए रेसो बी, बी रेसो सी और सी रेसो डी हमें दे रखा है, और हमें पूछा है ए रेसो डी जो है वो क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास में चार रेसो हैं, ए बी सी और डी। तो हमने यहाँ पर चार रेसो बना लिए, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। अब हमें नहीं पता भाई क्या इनका रेशो का एग्जैक्ट रेशो क्या है, तो हमने क्या किया, ए और बी को फेर बनाया। तो यहाँ पर हमें दे रखा था ए रेशो बी, तो 2:5 दे रखा था, हमने लिख दिया भाई। और अगला पेयर जो है वो बी रेशो सी का है, तो बी जो है वो 7 दे रखा है, और सी दे रखा है हमें 8। तो हमने यहाँ पर इसको अलग से लिख लिया नीचे। ठीक है, और सी रेशो डी का जो पेयर हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना, 5:7। तो सी यहाँ पर अगर 5 है तो डी कितना है, 7। हमें ये दे रखा है भाई, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर हमें एग्जैक्ट रेशो निकालना है, इन चारों के आपस में संबंध निकालना है, तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पर तो बी की वैल्यू 5 है और नीचे 7 है, क्या इन दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए। अगर b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर b देखो, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को बराबर करेंगे। तो b की वैल्यू में बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ऊपर वाला जो इक्वेशन थी ना, इस पूरी को मैंने 7 से गुणा कर दिया। तो भाई मैंने 7 से गुणा कर दिया, और नीचे वाली को मैंने 5 से गुणा कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये भी 7×5 = 35 और ये भी 7×5 = 35। तो दोनों इक्वेशन क्या है, वो बराबर हो जाएंगी, मतलब बी की जो वैल्यू है वो दोनों जगह बराबर हो जाएगी। तो इतनी बात मुझे समझ में आएगी। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से 7 को, ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से और नीचे वाली को 5 से। अब देखो, अगर अब इसको हम अच्छे तरीके से लिखें, माइंड में सोल्व करो कि 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 35 लिख दिया भाई। तो ये तो हमारा आ गया भाई 35, और 7 को ऊपर वाले यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 14। यही तो बन गया। ठीक है, और नीचे कितना था, तो नीचे यहाँ पर अपना क्या था भाई, 7 था ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने किया था 5 के साथ में, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा 35 और ये बन जाएगा 40। तो हम इसको भी कर लेते हैं 35 गुना में, मतलब 35 ये आ जाएगा और 40 आ जाएगा अगले वाला। तो ये आ गया भाई 35 और यहाँ पर आ गया हमारे पास में 40। अब देखिए भाई, अब बात करें अगर हम सी की, तो सी यहाँ पर तो 40 है, यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ पर भी हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के दिमाग में, माइंड में आएगी हमारे कि इसको हम 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 8×5 = 40 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 56। तो मतलब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बन गया, ये तो 40 बन गया और ये बन गया 56। तो यहाँ पर आ गया है भाई 40 और यहाँ पर आ चुका है 56। अब इनको एज इट इज रख दो, यहाँ पर 56, यहाँ पर 40, यहाँ पर 35 और यहाँ पर कितना 14। अब जितना कट सकता काट दो भाई, 7 दूनी 14, 7×5 = 35, 7 तक कटेगा नहीं भाई, ये कटेगा नहीं। इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा भाई, क्या क्या पूछा है हमें, ए और डी का रेशो पूछा है भाई, ए और डी का रेशो पूछा है। तो ए क्या है, ए तो है अपना 14 भाई, और अपना डी है 56। तो 14:56 है भाई अपना ए रेशो डी। तो यहाँ पर काटोगे तो 1:4। तो राइट आंसर क्या आ गया, 1:4। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई समझ में आया नहीं आया। तो बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। रामू भाई नमस्ते। समझ में आ गया होगा ना, आसान सा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आया है ना तो अगले क्वेश्चन में और डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला देख लो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। हमारे पास में रेशो दे रखा है ए रेशो बी और बी रेशो सी। तो हमारे पास में मतलब 3 अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी। तो ए और बी का जो रेशो है 2:3 है, और बी और सी का जो रेशो है वो 5:7 है। यही तो है। लेकिन अब इसको हमें सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में कॉमन क्या है, बी है। तो बी कॉमन है, तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले दोनों को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई,
और नीचे वाले को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो हमने इनको अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आया, 5 दूनी 10, ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 3 पंजे 15, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो 5 से हो गया, तो 3 सत्ते 21, तो 10:15:21 हमारे पास में आ चुका है। अब क्या बोला है, हमें यही तो पूछा था, तो 10:15:21 हमारा राइट आंसर। तो बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, बताओ। आसान है यार, ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन तो बाद में आएंगे, अभी तो आसान क्वेश्चन है। समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए बी दे रखा है, बी और सी दे रखा है, और सी और डी दे रखा है। हमें 4 अल्फाबेट दे रखे हैं, उनका रेशो दे रखा है, तो हमने 4 अल्फाबेट मान लिए, ए बी सी और डी। तो ए का रेशो यहाँ पर 1:3, बी का रेशो है 2:5, और सी और डी का है 3:7। हमारे पास में ये दे रखा है और हमें ए बी सी डी का रेशो निकालना है। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसको बराबर करने की। तो ऊपर वाला बी है 3, नीचे वाला 2 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से। अगर इसको 2 से करेंगे तो ये भी 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने 3 से किया है तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो सी बना है ना, ये सी तो बन गया भाई 15, और यहाँ पर सी है 3, तो इसका मतलब ये है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर बन जाएगा। तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर बनेगा 7 पंजे 35, यहाँ पर हमारा बन गया 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास में रेशो आ गया 2:6:15:35। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताओ। इसका आंसर आ जाएगा 2:6:15:35। तो हमारा जो राइट आंसर आ चुका है सी आ चुका है। अगला देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास में जो दे रखा है ना, रेशो दे रखा है 1/a, 1/b और 1/c का। समझना भाई एक बात को, यहाँ पर देखो हमारे पास में जो रेशो है ना, वो 1/a और 1/b और 1/c, इसका रेशो दे रखा है 3:5:6। इसको समझने से पहले एक बात समझो, अगर मैं आपको बोलूं 1/a बराबर अगर 3 है तो a कितना होगा, तो a कितना होगा भाई, a इधर ले आओ और इस 3 को इधर ले आओ, ठीक है। तो a हो जाएगा 1/3, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई, यही तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास में जो दे रखा था ना, हमारे पास में दे रखा है 1/a, 1/b, 1/c। अगर हम इससे अगर रेशो निकालने किसका, a का, b का और c का, तो ये होगा भाई 1:3, 1:5 और 1:6, यही तो होगा। बताओ भाई ये होगा या नहीं होगा। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई ये बताओ, इतनी बात किस किस को समझ में आ गई, मुझे ये बताओ। आई थिंक इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास में हमें निकालना क्या है, ए बी और सी का रेशो निकालना है। तो हमारा राइट आंसर तो आ चुका है, वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इसको एक नेचुरल नंबर में बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम इनको कोई ना कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो भाई, ये एक संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या है, ये जो है बिल्कुल सिस्टम से नेचुरल नंबर बन जाएं। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो भाई, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमारा आएगा 30, और 30 जो एलसीएम आया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x की जगह पर 30 रख दो। तो x की जगह मतलब हम इन तीनों संख्याओं को 30 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 30 से गुणा करेंगे ना, तो पहली वाली संख्या को 30 से गुणा करेंगे तो 1/3 गुणा में 10, तो मतलब 1/3 गुणा में 30 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। देखो मैं पूरा बता देता हूँ, ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा 1/3 गुणा में 30। अब अगली संख्या क्या आएगी, 1/5 गुणा में 30। हमने तीनों संख्याओं को बराबर बराबर से गुणा कर दिया, तो उस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है, आगे देखो यहाँ पर काटेंगे इसको तो 10 आ जाएगा,
यहाँ पर हमारे पास में 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 10:6:5। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? ए, बी और सी की वैल्यू आ गई ये वाली। समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हमें सिर्फ क्या करना, हमारे पास में ए, बी और सी है ना, वो एक फ्रैक्शन बन चुका था। तो फ्रैक्शन को हमें एक प्रॉपर नंबर बनाना है ना, तो हमें इनके एलसीएम से गुणा करना पड़ता है। ये बात माइंड में सेट कर लो। एलसीएम से गुणा कर देंगे ना हम, तो क्या है, वो कट जाएगा और कटने के बाद में एक प्रॉपर नंबर बन जाएगा, जिससे हमारा जो आंसर है वो देखने को मिल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? एक बार समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, सेम क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, एक बात समझने की कोशिश करना। देखिए भाई, यहां पर क्या बोला है, एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझना। मैंने आपको ये बोला कि मान लो A/B है 2/3। मान लीजिए मैंने ये बोल दिया आपको, और मैं आपको ये बोलूं कि भाई बताओ B/A की वैल्यू क्या आएगी। B/A की वैल्यू क्या आएगी? तो आप क्या बताओगे भाई? B की जगह रखोगे आप, क्या मतलब सोचोगे आप कि भाई यहाँ पर तो यार ये तो नंबर नहीं है, तो रेशो में दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले नंबर बनाओगे 2x, और यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो 3x। तो रियल में नंबर कुछ ऐसा होगा, रियल में जो नंबर होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। तो अब आप रखोगे B की जगह 3x और A की जगह रखोगे 2x। लेकिन एक बात आपको नोट करोगे कि यार ये तो x से x कट गया, x से x कट गया, तो रेशो क्या आ गया 3/2, मतलब 3/2। तो यार ये तो अगर हम सीधा B की जगह 3 रख देते और A की जगह 2 रख देते तो भी आ जाता। इतनी मेहनत क्यों की हमने? ये जो नंबर बनाने वाली जो मेहनत की थी हमने, ये क्यों की? तो इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर क्या है, ऊपर अगर देखो, मैं इसको मिटा देता हूं। ये चीज क्यों नहीं है मैं आपको बताऊं। अगर देखो यहां पर भी हमारे पास में क्या है, B है और यहां पर A है, तो यहां पर दोनों के दोनों रेशो में ही तो हैं। अगर यहां पर x से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे भी x से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये x से x कट जाएगा। y से करोगे तो y से y कट जाएगा। मतलब की बात ये है, यहां पर x/y दे रखा है ना, तो जो नंबर के लिए अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो कट जाएगा। तो सीधी सीधी बात मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, सीधा का सीधा क्या करना है, हमें रेशो के रेशो उठा दो ऐसे कैसे, इस रेशो को ही यहां पर पुट कर दो, क्योंकि उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में देखो x/y और y/z और z/x। अगर मान लीजिए मैंने इन संख्याओं को मान लिया कि ये मान लीजिए x थी ना, सॉरी x नहीं मानेंगे, p मान लेते हैं। तो p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे p आया, और 2 को p से करेंगे तो 2p, और 3 को p से करेंगे तो 3p। यही तो आया 3p। ठीक है, तो x क्या था, x हमारा क्या था भाई, p है। y क्या है, 2p है। ठीक है भाई, तो p से p कट जाएगा ना भाई, ये p है भाई। और यहां पर अगला जो है y है, y क्या है, y हमारा 2p था, और अपना जो z था वो है 3p। ऐसे ही हम बात करें z/x की, तो z है अपना 3p और x है अपना p। तो एक बात समझ में आई, p से p कटेगा, p से p कटेगा, p से p कटेगा। तो सीधी सीधी बात है यार, इतना लफड़ा हमने क्यों करना है, इतना लफड़ा हमें करना ही नहीं है। आप सीधा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 रख दो, y की वैल्यू 2 है 2 रख दो। यहाँ पर आगे आ जाओ भाई, y की वैल्यू 2 थी, z की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर z की वैल्यू 3 थी और x की वैल्यू 1 थी। क्या रेशो ये नहीं होगा, क्या रेशो ये नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो कट जाएगा, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब हमें क्या है, इनका रेशो जो आया है ना, इसको भाई ठीक करना है। तो ठीक मतलब एक नंबर प्रॉपर नंबर में लिखना है ना, तो प्रॉपर नंबर में लिखने के लिए हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 का और 3 का और 1 का एलसीएम आएगा 6। तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो एलसीएम क्या है, तो एलसीएम हमारा आ गया 6 भाई। तो यहाँ पर क्या है, एलसीएम हमारा 6 आ गया भाई। तो यहाँ पर 6 लिख दो भाई, यहाँ पर एलसीएम लिख दो 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा पहला जो आएगा 1/2 इंटू 6 और 2/3 इंटू 6, और अगला रेशो आ जाएगा 3/1 इंटू 6। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4
और यहाँ पे आ जाएगा 18। तो हमारा राइट आंसर आ गया 3:4:18। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। बताओ भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत आसान चैप्टर है, कोई आई थिंक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। समझ नहीं आया? गुड्डी रानी को समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया भाई? एलसीएम कैसे लिया? एलसीएम मैंने पिछली क्लास में करवाया है। नितिन भाई गुड इवनिंग। मैंने मैसेज अभी देखे हैं भाई। अभी एलसीएम देखो, एलसीएम के लिए आप गुड्डी जी पिछली क्लास देख लेना। पिछली क्लास में एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा रखा है। हमारी सेकंड जो क्लास हुई थी ना, अभी चैप्टर सेकंड नंबर था, वो एलसीएम और एचसीएफ भी था। वो आप देख लेना, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। 3 क्लासेज हुई हैं, तीनों क्लासेज देख लेना आप, ठीक है? वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? एलसीएम कैसे लेते हैं वैसे मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं एक बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मान लो हमें 3 का और 9 का एलसीएम लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जितना फैक्टर में तोड़ सकते तोड़ दो भाई। तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर पहले से है, तो 3 की पावर 1। यहाँ पर 9 है तो 3 का स्क्वायर होता है। तो इनमें एलसीएम का मतलब ये है, एलसीएम वो संख्या होगी जो बड़ी से बड़ी, मतलब यहाँ पर 3 की पावर 1 थी, यहाँ पर 3 की पावर 2 थी, तो 3 की पावर 2 बराबर 9। 9 एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी पूरा पूरा कटेगी और 9 से भी पूरा पूरा कटेगी। तो ये चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? वो पिछली क्लास में देखना, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है? गुड्डी रानी अब बताओ समझ में आया है नहीं आया? अब अगला देखो भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में A/B, B/C, C/D, और यहाँ पर हमें निकालना है ABCD का रेशो। तो कोई दिक्कत नहीं भाई। सबसे पहले हमें वैसे ही 4 हमारे पास में अल्फ़ाबेट हैं, A है, B है, C है और D है। इन चारों अल्फ़ाबेट को हमने क्रम में रख लिया। अब A की जगह क्या था, 1/2 है। B की जगह पर है 3/2, 3/8। और यहाँ पर देखो अगली स्टेप में B और C दे रखा है ना, उसमें है 1/3। यहाँ पर है 1/3 और अगला है 5/9, ठीक है भाई? और ऐसे ही C/D। देखो चाहो ना तो इसको और भी आसान कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका, मतलब देखो चाहो ना तो आप यहीं पे ख़त्म कर सकते हो, इनको यहीं पर भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना उसी तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। उसके बाद में बताऊंगा कि ऐसे कैसे करना है। पहले जो अभी तक किया है ना उस तरीके से देखो। तो आगे देखो भाई, C/D कितना है, तो यहाँ पर 5/6 और 3/4। तो यहाँ पर 5/6 और 3/4। तो ये आ चुका है भाई अपना अभी तक का, ठीक है? अब इसमें क्या है, ये मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको बड़ा। अब देखो भाई, अब एक बात समझ में आई मुझे कि यहाँ पर देखो भाई 3/8 है और यहाँ पर 1/3 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर नहीं है भाई। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने क्या किया, देखो सुनना मेरी बात। मैंने यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर वाली संख्या को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर B की वैल्यू बन जाएगी 3, क्योंकि 8 से ये 8 कट जाएगा। और अगर मुझे नीचे वाली जो B है ना उसकी वैल्यू भी अगर मुझे 3 बनानी है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 9 से। तो 3×3 = 9। आई बात समझ में? तो ऊपर वाले को तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से न काटोगे आप तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 8 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 भाई। ये जो 8 से काटोगे ना आप, तो यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी 4, तो A की वैल्यू 4 आ जाएगी, B की वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहाँ पर B की वैल्यू 3 ही रहेगी। ये है ना ये B, तो ये B नहीं है भाई, ये यहाँ पर आएगा 3, तो ये B की वैल्यू 3 आ चुकी है यहाँ पर। और C की वैल्यू कितनी आ गई, तो C की वैल्यू आ गई 5। लेकिन हमारे पास में इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर तो C की वैल्यू 5 है, लेकिन नीचे वाली में क्या है, 5/6 है। तो अब इसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा 5, और यहाँ पर 6 से करोगे ना तो हमारे पास में क्या आएगा, 9/2। ठीक है, तो यहाँ पर 9/2। तो एक बार मैं इसको मोटा मोटा रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में देखो A तो बन गया 4, सुनना मेरी बात, A तो बन गया 4,
बी बन गया 3 और सी बन गया 5 और डी बन गया 9/2। ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर 9/2 था ना, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड। तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 6, यहाँ पर 10 और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये है हमारा राइट आंसर, 8:6:10:9। तो ये है भाई हमारा राइट आंसर है बी। लेकिन इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। बताऊं आपको दूसरा तरीका? देखो ये वाला तरीका तो आपको मैंने जनरल बता दिया, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और देख लो इसका। इसको देखो, सबसे पहले हमारे पास में दे रखा था A/B। A/B क्या है हमारे पास में? 1/2 और 3/8। हमने क्या किया, हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से एक प्रॉपर नंबर बन जाएगा। तो हमने ए और बी का प्रॉपर नंबर बना लिया। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करा तो 2 चौके 8, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 8 से ये 8 कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो A/B का हमारा प्रॉपर वैल्यू आ गई 4/3। ए और बी की हमारे पास में प्रॉपर वैल्यू आ गई भाई। ऐसे ही हम हमें बी और सी में देख लेते हैं भाई। तो बी क्या था, बी और सी देख लो भाई। तो बी हमारे पास में क्या है, 1/3 और सी है हमारे पास में 5/9। तो मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम, तो एलसीएम 3 का और 9 का एलसीएम 9 आएगा। तो 9 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर 3×3 9 और यहाँ पे 9 से 9 कटेगा तो 5। तो बी और सी का जो हमारे पास में जो रेशो आया वो आ गया भाई कितना, 3/5। ठीक है, यहाँ पर बी और सी का भी आ गया। अब सी और डी के लिए देखो भाई, तो सी और डी कितना है, तो सी और डी का जो रेशो है ना भाई, वो है हमारे पास में 5/6 और 3/4। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 और यहाँ पर आएगा 9। तो सी और जो अपना डी है ना, उसका रेशो आ गया भाई 10/9। हमारे पास में क्या है, ए बी सी सभी का रेशो आ गया। तो अब लिख लेते हैं भाई ए बी सी और डी। तो ए कितना है, तो ए और बी का है 4/3। तो भाई ए और बी का रख दिया 4/3। बी और सी का कितना था, 3/5। तो बी और सी का है भाई 3/5। और सी और डी का कितना है, 10/9। तो सी और डी का है 10/9। तो यहाँ पर आप देखो भाई, अब देखो 3 और 3 तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इस 5 को और 10 को बराबर करने की। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन जो थी ना ये, इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर 6 बन गया तो यहाँ पर भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाली को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में। तो यहाँ पर क्या है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये 9 का 9। तो 8/6/10/9। तो राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। बताओ भाई, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हो। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? आ गया सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुड्डी रानी, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमारा नया स्टूडेंट आया था आज, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां जो क्वेश्चन बोला है वो देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में बोला कि भाई हमें रेशो दे रखा है 5a = 3b = 2c। अब देखो हमारे पास में हमें निकालना है ए बी और सी का। तो इसका देखो भाई, हमारे पास में ये दे रखा था 5a = 3b = 2c। शॉर्टकट भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा। तरीका तो ये होता है, इसको हम मान लेते हैं बराबर के बराबर मान लिया। हमें नहीं पता के की वैल्यू क्या है, लेकिन हमने ये मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए को और 5 को अगर सोल्व करें, देखो भाई सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू निकालनी है। ए क्या आएगा, तो पहली इक्वेशन मेरी ये बनेगी। माइंड में सोचना ये चीज़ें, लिखना मत, लिखने में टाइम खराब होगा आपका। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 5a बराबर क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, MD फरीक खान आ गया, मोनिका को भी आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अगला देखो, पहली कंडीशन तो हमारी ये बन गई। दूसरी कंडीशन हमारी बनेगी 3b जो है वो बराबर होगा के। ये चीज़ें माइंड में करनी है आपको, यहाँ पर तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। तीसरी हमारी आ गई 2c = k।
अगर इस चीज को वंदना ने बहुत बढ़िया इतनी जल्दी कर दिया देखो, ठीक है। तो ए जो है ना, ए बराबर हमारे पास में आ जाएगा k/5। बी जो आया है वो हमारे पास में आ गया भाई k/3। और सी हमारे पास में आ गया k/2। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम a रेशो b रेशो सी में अगर लिखे ना, तो यहां पर रेशो आ जाएगा भाई k से के कट जाएगा ना, ये k से के कट जाएगा, तो रेशो आ गया भाई 1/5, 1/3 और 1/2। हमने क्या कर दिया, हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आएगा भाई, यहां पर एलसीएम कितना आ गया 30। 30 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेना मैंने सिखा रखा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6:10:15। तो हमारा ये तो है बेसिक तरीका, लेकिन बेसिक तरीका तो समझना जरूरी है, लेकिन आप कैसे करोगे, आप इस तरीके से नहीं करोगे। तो आप कैसे करोगे भाई, देखो आपको मैं बताऊं क्या करना है। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो इन 5a 3 का और 2 का, 5 का 3 का और 2 का एलसीएम ले लो सीधा सीधा। तो यहां पर एलसीएम आएगा 5 का 3 का और 2 का, एलसीएम कितना आएगा 30। अब जो एलसीएम आया है ना, उसको देखो ए निकालना है, तो ए को डिवाइड कर दो, 5 के 30, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6। बी की वैल्यू निकालनी है, तो 30 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 30/3 करोगे तो 10 आ जाएगा भाई। और यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी के जो पास में 2 है ना, उस 30 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 15, तो सीधा आप निकाल सकते हो 1 सेकेंड में। ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगी। सीधा 5 का 3 का और 2 का एलसीएम लो और उसी संख्या से डिवाइड कर दो, बात खत्म। ए का बी का और सी का हमारा रेशो साफ साफ आ जाएगा। बताओ कौन सा, पहले वाला मेथड से करोगे या फिर सेकंड वाले मेथड से करोगे? जल्दी से कमेंट में बताओ, पहले वाले मेथड से आप करोगे या फिर सेकंड वाले से करोगे? अगला देखिए भाई, सेकंड वाले से करोगे, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। वैसे इसका आंसर बताओ, इसका अच्छा वंदना करिए सेकंड से, इसका आंसर क्या आएगा? इसमें तो साफ साफ दे रखा है, साफ साफ ही दे रखा है। इसका आंसर क्या आएगा? साफ साफ 2:5:7 ही तो आएगा। इसका तो साफ साफ आंसर सेम टू सेम ही तो आएगा। अगर ये बराबर होता तो के बराबर तो होता है ना भाई। तो इसका तो साफ साफ आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला देखो भाई, अगला जो है ए बी और सी का हमें दे रखा है। देखो भाई, अब एक बात बताओ, देखो ये अपोन में दे रखा है ना, ये अपोन में ये एक तरीके से इनका रेशो ही है। मतलब कि मेन बात ये है, अगर अपोन में दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये रेशो ही है एक तरीके से, ये इनका रेशो ही है। तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, तो बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये रेशो में ही है। अब देखो ये चीजें हैं, ये यहां पर दे रखा है A/2 B/3 और C/5। तो यहां पर क्या है, ये ए का रेशो है, ये बी का रेशो है, ये सी का रेशो है। मैंने क्या बताया था, यहां पर इनको जोड़ोगे ना, मान लो यहां पे 2x होता, नंबर क्या होता, नंबर हम मानते, तो यहां पर इसको 2x मानते, इसको 3x मानते, इसको 5x मानते। फिर क्या करते आप, a + b + c को जोड़ते, तो 2x प्लस में 3x प्लस में 5x जोड़ते, अपोन में क्या है 6x, क्या था c, क्या है c है हमारा 5x। तो यहां पर इसको जोड़ते तो आता 10x अपॉन 5x। तो x से x तो कटना ही था, x से x तो कटना ही था, और 5 दूनी 10, तो 2 आंसर आ जाता भाई। लेकिन आपको ये x उक्स नहीं मानना, आपको सीधा करना है। सीधा कैसे करोगे, आप सीधा करोगे सीधा भाई, a की वैल्यू 2 रखो, b की वैल्यू 3 रखो, c की वैल्यू 5 रखो, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई में x आएगा और नीचे भी मल्टीप्लाई में x आएगा, जो x से x कट जाना है। तो 2 प्लस में 3 प्लस में 5/5, तो 10/5 जो आएगा, राइट आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, इसमें भी क्या है, इसमें जोड़ोगे ना, तो जोड़ोगे तो x मल्टीप्लाई में आएगा, इसमें भी जोड़ोगे तो x मल्टीप्लाई में आएगा, तो x से तो कटे जाना है, तो x का कोई रोल नहीं है। सीधा क्या करोगे, यहां पर a/b को जोड़ दो भाई। देखो लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर a/b की वैल्यू है 2/3, यहां पर a/b की वैल्यू है हमारे पास में 2/3।
3 और अगले वाले में दे रखा है B/C की वैल्यू 4/5। तो ये यहाँ पर B बराबर नहीं है, यहाँ पर B की वैल्यू 3 दे रखी थी, यहाँ पर B की वैल्यू 4 दे रखी थी। तो ये चीजें बराबर करनी पड़ेंगी, ये हमें बराबर करनी पड़ेंगी भाई। तो बराबर करो। सबसे पहले हम बराबर करेंगे तो ऊपर वाली को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 तिये 15, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। तो ए का रेशो आ गया 8, बी का हो गया 12 और सी का आ गया 15। तो अब क्या है, रख दो वैल्यू। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और क्या पूछा है, बी प्लस सी। तो ए प्लस बी 12 और 8 20 आ जाएगा, और यहाँ पर बी प्लस सी कितना आ जाएगा 27। तो राइट आंसर क्या आएगा 20/27। वंदना का बिल्कुल सही है। एमडी फरूक खान भाई आपने गलत कर दिया, आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया। ये आंसर आएगा इसका सी। आ गया समझ में, आयुष बिल्कुल सही है। देखो बी हमें बराबर करना था, वो हमें समझ में आपको आ गया होगा। अगला देखो भाई, अगले वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम है। देखो यहां पर भी पावर है, स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है। मतलब अगर कोई नंबर हम मानेंगे ना, तो ये एक्स नंबर होता है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। दोनों को अगर जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। सेम टू सेम इस साइड है, इस साइड भी स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर में से अगर स्क्वायर घटाओगे ना तो भी वो स्क्वायर की फॉर्म में तो आएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर लास्ट में कटना ही है। तो आप सीधा इसको सोल्व करने की बजाय आप सीधा वैल्यू रख दो, बस आप सीधा वैल्यू रख दो। तो कैसे रखोगे वैल्यू, तो देखो भाई हमारे पास में क्या है, m प्लस में n जो है और m माइनस n की वैल्यू रखी हमारे पास में 4/1। तो सीधी सी बात है, यहां से हम m और n का रेशो निकाल लेते हैं। तो m और n का रेशो निकालेंगे तो वज्र गुणा कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर कितना आएगा 4m माइनस 4n। तो यहां से कितना आएगा, इस m को इस साइड ले गए तो 3m और इस 4n को इस साइड ले आएंगे तो 5n। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे n है और अपोन में m, तो 3/5। तो n की वैल्यू जगह 3 रख दो और m की जगह 5 रख दो भाई। तो n की जगह 3 और m की जगह 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 5 25 और n की जगह 3 रखोगे तो 3 3 9। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करोगे तो 25 माइनस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। आएगा भाई बताओ, यहाँ पे आएगा 34, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 16। काट दो इसको, तो राइट आंसर क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, ये वाला समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल सही है वंदना, बिल्कुल सही है। आयुष आपका भी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास में सब कुछ दे रखा है, अभी अभी तो निकाला है, हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास में क्या करोगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास में वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 5y और अपोन में दे रखा है 3x माइनस 5y अपोन, इसको कर देंगे 5/1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे आप, है भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे। इसमें आप सी एन डी भी लगा सकते हो भाई, इसमें आप सी एन डी भी लगा सकते हो। मैं अभी सी एन डी भी सिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं। देखो सी एन डी लगाना सीख लो भाई, सी एन डी जो बोलते हैं ना, सी एन डी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर सी एन डी लगाना हो सी एन डी भी लगा सकते हैं हम। लेकिन देखो पहले वाले तरीके से तो आप खुद करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप खुद करना, और सी एन डी कैसे लगाना मैं बताता हूँ। सी एन डी क्या कहता है भाई, देखो जैसे मान लो हमारे पास में ए दे रखा है और हमारे पास में बी दे रखा है। ए और बी की वैल्यू हमारे पास में अगर 3/1 है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए नीचे बी है ना, तो बी को ऊपर जोड़ दो। ठीक है, देखो ए में बी जोड़ दो और ए से बी घटा दो। मतलब की बात ये है, सेम टू सेम प्रोसेस करनी है हमें। ए में हमने बी जोड़ दिया, पहली स्टेप, और दूसरी जो अपोन में जो है ना, ए में हमने बी घटा दिया। सेम चीजें इधर कर दो, ऊपर 3 था तो 3 में नीचे वाला 1 जोड़ दो, और
ऊपर 3 था तो 3 में ए घटा दो और इसको सोल्व करोगे तो 4/2 आएगा। तो यहां से आ जाएगा 2/1। तो यहां पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी का रेशो निकालोगे तो आपके पास में 2/1 ही आएगा। आपको नहीं भरोसा तो करके देख लो भाई। आप देखो, करके देखते हैं इसको। तो देखो भाई, हमारे पास में निकालना है a की वैल्यू 3 दे रखी है, b की वैल्यू 1। तो a प्लस बी कर लेते हैं और b a माइनस बी कर लेते हैं। तो भाई a देखो 3 था और b क्या था, 1 था। और 3 - 1 तो यहाँ पे क्या आएगा, 4/2। तो यहाँ पर क्या आया, 2/1। सेम टू सेम ही तो आया है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम CND लगाते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा था 3x प्लस 5y, अपोन में था 3x माइनस 5y बराबर 5/1। अब CND लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैंने CND लगाया ना, तो ऊपर वाली में सबसे पहले मैं नीचे वाली जोड़ दूंगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली जो है 3x प्लस 5y, ये तो है हमारा ऊपर वाला पार्ट। इसमें मैंने जोड़ दिया क्या, नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट मैंने इसमें जोड़ दिया भाई। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले में नीचे वाला पार्ट जो है ना वो घटा दिया। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम और नीचे वाला पार्ट मैंने घटा दिया। तो यहां पर आ गया ये वाला। और ऐसे ही मैं सेम टू सेम करूंगा इस साइड। इस साइड करूंगा तो मैं 5 था तो 5 में 1 मैंने जोड़ दिया और फिर 5 में मैंने 1 घटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे ना तो यहां पर 5y से ये 5y कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6x। नीचे अगर देखेंगे तो ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये वाला तो माइनस का बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे 3x से 3x कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 10y और बराबर बन जाएगा कितना, 5 और 1 6 और 6/4। तो इसको काटोगे आप तो 3/2। इसको भी काट दो तो 3/5। और यहाँ पर आगे इसको और सोल्व करोगे तो x/y, तो ये 3 से 3 और ये 5 चला जाएगा इस साइड तो 5/2। तो x/y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये हमारा CND लगा के हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके जो आपको बेस्ट लगे ना आप उसको अप्लाई करो तब तो। लेकिन दिमाग में दोनों फॉर्मूले रखो। आपको CND भी लगाना आना चाहिए और आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए। कर लोगे? बताओ किससे करोगे, CND से करोगे या फिर बेसिक से करोगे? कमेंट में बताओ भाई, CND लगा के करोगे या फिर बेसिक से करोगे? अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नु बताओ मुझे आप क्या करोगे। अगले क्वेश्चन में क्या करोगे मुझे जल्दी से कमेंट बताओ। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने बता दिया CND से, ठीक है ठीक है, बताओ भाई 13 वाले में बताओ ये क्या कर लोगे आप। इसमें क्या करोगे आप इसमें क्या करोगे। तो इसमें देखो भाई, सवाल हमसे हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा ये वाला हमें करना क्या सोल है। तो हमें पता लगा, देखो यार, अगर मान लो हमने x से मल्टीप्लाई भी कर लिया तो क्या उस चीज़ का कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है वो कट जाएगा अपने आप ही। क्योंकि अगर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में x बनेगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में x बनेगा तो x से x तो वैसे भी कटना है। तो x को मारो गोली, x को हमें देखना ही नहीं है। हम सीधी वैल्यू रख देंगे, जो हमारा रेशियो है ना हम वही रख देंगे भाई। तो हमने क्या किया, P/3 था, 3 बराबर था 4/7। इस 3 को हमने यहाँ लेके गए तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, P/Q बराबर बन जाएगा 4×3=12/7। तो जहाँ पर P की वैल्यू रख देंगे 12 और Q की वैल्यू रख देंगे 7। तो हमने इस इक्वेशन में रख दिया क्या भाई, P की जगह तो रख दिया हमने 12 और Q की जगह रख दिया 7। नीचे क्या कर दिया, P की जगह 12 नीचे रख दिया 7 और यहाँ पर क्या कर दिया 14/19। तो यहाँ पर ऊपर तो बन जाएगा 12 में से 7 गए 5, 5/19 बराबर 14/19। तो 19 आ जाएगा एलसीएम। तो 5 प्लस में 14 और यहाँ पे 19/19 बराबर 1। तो राइट आंसर जो आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा C आंसर। वंदना आपका भी सही है, पिंकी आपका भी सही है। ठीक है भाई, अगला देखो भाई। ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे, ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे आप।
ये वाला क्वेश्चन खुद कर लोगे, कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू रख दो भाई, सिंपल वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना। देखो हमें एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, एक्स को ऐसे कैसे रख दो। देखो हमें एक बात तो पता है कि जो रेशो में है ये, हमें एक बात तो पता है कि ये भी रेशो में है और ये भी रेशो में है, तो इसमें रेशो में रख देते हैं, क्योंकि एक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना 2x और 3x करेंगे तो लास्ट में वो कॉमन आके कटना ही है, तो उसको आप भूल जाओ। तो हम सीधा वैल्यू रखते हैं भाई, क्या करेंगे, तो भाई देखो x है तो x को ऐसे कैसे रख दो, a की जगह हमने क्या रख दिया 2, तो क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2 ही तो है, तो x की यहाँ पे रख दिया y को ऐसे ऐसे रखो, c की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे अगर z को ऐसे कैसे रखो, e की वैल्यू कितनी है 2। आ गया भाई। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, तो x को ऐसे कैसे रखो, b की वैल्यू आएगी 3, y को ऐसे कैसे, b की यहाँ पे 3 आ जाएगा, और z को ऐसे कैसे, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो पहले वाले में क्या है 2 कॉमन ले लो, और दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पे बनेगा x प्लस में y प्लस में z, और यहाँ पे क्या है 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बनेगा x प्लस में y प्लस में z। ये x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा, 2:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 2:3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हमें वैल्यू, देखो हमें पता लग गया कि नंबर अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई फायदा मिलेगा नहीं, लास्ट में वो कटना ही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसा, मतलब ये बताओ पढ़ाने में ठीक पढ़ा रहा हूँ, समझ में आपको आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे ये बता दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद ट्राई करोगे। अच्छा मोनिका कह रही है आ रहा है, वंदना भी कह रही है आ रहा है, ठीक है भाई ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लोगे, खुद ट्राई कर लोगे ना, इसमें भी वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखनी है। देखो आपको वैल्यू रखने में डाउट है ना, तो आप यहाँ पे मान लिया करो 5x और यहाँ पे 3x, सोल्व वैसे कर लिया करो, कोई बात नहीं। अगर आपको लगे ना कि भाई मेरे पास में थोड़ा डाउट हो सकता है, तो आप इसको x के से गुणा कर लिया करो। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, 5 गुणा में a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 5x माइनस 4, x की वैल्यू कितनी थी, तो x की वैल्यू थी 5x है। और वैसे भी देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो इसको इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमारे एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पे 5a है, यहाँ पे 4a है, मतलब 4x है, तो a और x तो बराबर ही है ना भाई, a और x तो बराबर ही दे रखा है साफ साफ, तो यहाँ पर बराबर है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा 5 माइनस 4, क्योंकि बराबर ही था। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर देखा b और y बराबर है, तो मैंने b को कॉमन ले लिया, तो 5 माइनस 4 बच गया, तो ये कट जाना है। तो a का रेशो कितना था 5 था, और b का रेशो 3 था, तो आंसर सीधा 5/3 बन जाएगा, सीधा ही आंसर आ जाएगा हमारे पास में। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना भाई, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है हमें, हमें समझ में आ गया ना कि ये दोनों बराबर है, तो कॉमन ले लो ना, कॉमन लेने से कट जाएंगे ये। और a अपॉन बी की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है 5/3। ठीक है, बिल्कुल सही आपका। ये वाला खुद ट्राई करना, 16 वाला खुद ट्राई करोगे आप, अब जो है क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करोगे, 17 वाला क्वेश्चन भी खुद ट्राई करोगे भाई, 17 वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना। यहाँ पर b की वैल्यू 3 दे रखी है, और यहाँ पर b की वैल्यू 4 दे रखी है, तो पहले बराबर कर लेना भाई इसको, इस 4 को और 3 को बराबर कर लेना। ठीक है, मैंने बराबर करना सिखा दिया। 17 वाला भी खुद करोगे। 18 वाला देखना भाई, 18 वाला मैं करवाऊंगा एक, इसको बाद में, चलो बाद में नहीं अभी करवा देता हूँ। देखो भाई इसमें, देखो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, इसमें एक पैटर्न बन रहा है, और हमें के की वैल्यू पूछी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, सिंपल सी बात ये है, देखो जहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, तीनों बार एक एक बार आ चुका है। यहाँ पर माइनस में देखा जाए तो माइनस में एक बार ए है, माइनस में एक बार बी है, माइनस में एक बार सी है, मतलब यहाँ पर भी एक एक बार तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर क्या है, बी प्लस सी आया है, यहाँ पर ए प्लस सी आया है, और यहाँ पर ए प्लस बी आया है, यहाँ पर भी डबल डबल के पेयर आ रहे हैं। तो एक बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो ए और बी और सी में एक रिलेशन जो बन गया ना, वो ए बराबर बी बराबर सी का बन रहा है। यहाँ पर एक सीधे सीधी समझ में आ गई कि यहाँ पर जो रिलेशन बना है वो ए बराबर बी बराबर सी का बना है। तो अब आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख लो, ए बराबर बी बराबर सी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो,
3 मान लो, 4 मान लो, कुछ मान लो। तो आप मान लीजिए मैंने 1 मान लिया, तो 1 अगर मानता हूँ मैं, तो हमारे पास में यहाँ पर रखते हैं पहले वाले में, हमारे पास में के की वैल्यू क्या है, के जो है ना वो ये है ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ए बराबर के है। तो के की में हमने ए की जगह रख दिया 1, तो भाई 1 रख दिया भाई के, बी की जगह हमने 1, सी की जगह हमने 1 और ए की जगह हमने 1, तो ए 1 से 1 कट जाएगा तो के की वैल्यू आएगी 1। तो 1 किसी ऑप्शन में है या नहीं है, तो भाई नहीं है, तो नन ऑफ देज। ठीक है, हमें एक पैटर्न समझ में आ गया। तो पैटर्न समझ में आती है, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी भाई इस क्वेश्चन में, अच्छा स्टार लगा लेना, इसको रिवीजन के तौर पे काम में ले लेना भाई। ठीक है, अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कुछ वैसे बढ़िया क्वेश्चन तो वैसे ही है नाम नाम का, लेकिन कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमें सबसे पहले ये बात बताओ, इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं आपको ये लिखूं ए, 1 मिनट रुकना ना भाई। हाँ भाई देखो, अब देखो भाई, अब मैं आपको ये बोलूँ भाई ए अपॉन बी और डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर इनको सोल्व करेंगे तो ये ऐसे होता है ए अपॉन बी, और ये मतलब की बात यहाँ पे डी अपॉन सी बन जाता है अगर सोल्व करें तो। ये बात किस किसको पता है, ये बात किस किसको पता है बताओ भाई। ये बात किस किसको पता है। जब हम सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर आएगा ना, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, है ना। अभी नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया है, उसके बाद में एक चैप्टर हमारा आएगा सिंप्लीफिकेशन, तो उनमें ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो अभी के लिए दिमाग में बैठा लो कि अगर हमारे पास में इस तरीके से दे रखा हो तो ये सीधा उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया करो बस। अभी के लिए इतना समझ लो, जब सिंप्लीफिकेशन आएगा ना तब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम क्या करते हैं एक्स अपॉन वाई जेड, और डिवाइड है तो डिवाइड में उल्टा कर दो गुणा, तो गुणा में आ जाएगा जेड एक्स बटे में वाई। जो कटता है उसको काट दो, यहाँ से इस जेड को काट दो, यहाँ से इस जेड को काट दो। ठीक है, और ये आ जाएगा भाई कितना, एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारे पास में आ गया, और काटने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। वैसे काटने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, तो काटो मत ना, सीधा निकालो ना भाई। काटना क्यों है, जब हमारे पास वैल्यू दे रखी है तो काटना क्यों है। तो यहाँ पर हम करते हैं वाई, हमारे पास में यहाँ पे जेड एक्स की वैल्यू है 2, तो इस जेड एक्स की जगह हमने 2 रख दिया, इसको एक्स ऐसे रखो अपॉन वाई जेड क्या है, तो वाई जेड की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 मान ली, इनटू जेड एक्स की वैल्यू क्या है, तो जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है भाई कितनी, यहाँ पे 2 दे रखी है, और अपॉन में भाई वाई, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई 2x अपॉन वाई आ गई भाई। तो क्या आ गई ये वैल्यू, 2x अपॉन में वाई। ठीक है, हमारे पास में ये आ चुका, कुछ करता है। ठीक है भाई, यहां से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, हमें पूछा है एक्स अपॉन वाई और रेशो वाई अपॉन जेड की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे भाई, देखो एक बात और बताओ भाई, सुनो सुनो, यहां से भी देखो भाई, हमारे पास में अब हमें चाहिए क्या, हमें एक्स का और वाई का वैल्यू चाहिए भाई। अगर हमारे पास में एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिसमें एक्स भी आ जाए और वाई भी आ जाए। ठीक है, तो एक्स और वाई कब आ सकता है, हमारे इस इन दोनों से आ जाएगा भाई, इन दोनों से, इन दोनों से हमारे पास में एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। तो मेरे पास में दे रखा था क्या,
मुझे एक्स अपॉन वाई चाहिए, तो मेरे पास में दे रखा था वाई जेड अपॉन जेड एक्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। तो मैंने जेड से जेड काट दिया, तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 1/x बराबर 1/2। ये आ गया भाई। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे उल्टा चाहिए था, तो मैंने उल्टा चाहिए ना मुझे, तो यहाँ पर अगर मेरे पास में y/x है तो x/y क्या आएगा, तो x/y आ गया 2/1। तो ये वैल्यू मैंने रख दी इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जो ये वैल्यू थी ना, ये वाले देखो, ये थोड़ा सा कर लेता हूँ, ये x/y की वैल्यू मैंने इसमें रख दी। तो मैंने इसमें रख दी भाई 2 × 2/1। तो यहाँ पे आ गया 4/1। तो राइट आंसर आ गया हमारा डी। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। इसमें क्या था, सिंपल हमें वैल्यू निकालनी थी। देखो सबसे पहले क्या किया, हमारे पास में इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो x/yz और zx/y हमने इसको सोल्व किया। तो सोल्व करने पे हमें समझ में क्या आया कि भाई वाई जेड की वैल्यू हमारे पास में दे रखी थी 1, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया, और जेड एक्स की वैल्यू हमें दे रखी थी 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसको आगे सोल्व किया तो हमारे पास में आया 2x/y। लेकिन अब हमारे पास में x और y की वैल्यू नहीं थी, तो मेरे समझ में ये आया कि जो पहले दो रेशो दे रखे ना, इसमें क्या है, z से z कट जाएगा। तो मैंने y/z/x में क्या किया, z से z काट दिया और y/x का रेशो निकाल दिया 1/2। तो यहाँ पे उल्टा किया, तो x/2 का वैल्यू आ गई 2/1। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2/1। तो हमारा जो राइट आंसर आ गया 4/1। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया या नहीं आया। अजय भाई राम राम। अजीत भाई कैसे हो आप, बताओ भाई समझ में आया नहीं आया। इसको प्रैक्टिस में भी ले लेना एक बार, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी सिंपल, सिंपल वैल्यू रखनी है। क्यों रखनी है, देखो हमें पता है अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, सुनना मेरी बात, ए है और ई है, दोनों के दोनों मान लीजिए यहाँ पे रेशो तो होता हमारा सी एक्स और डी एक्स, यहाँ पे हमारा होता जी वाई और एच वाई। तो आप ए को और ई को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे हमारा सी एक्स और हमारा मल्टीप्लाई करोगे तो ई को करोगे तो जी वाई। तो लास्ट में कॉमन क्या आता, लास्ट में कॉमन आता है x/y। और ऐसे ही यहाँ पर भी, क्यों, क्योंकि माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, एक्स वाई ही बाहर आएगा, तो एक्स वाई से एक्स वाई तो कट जाना है भाई, एक्स वाई से एक्स वाई तो है कट जाना। तो उससे एक बात समझ में आई, सीधी सीधी आप वैल्यू रख दो। और वैल्यू रखना नहीं चाहते हो तो इसको पूरा कर लो भाई। पूरा कैसे करेंगे, देखो भाई पूरा कैसे करेंगे, हमने क्या किया, a/b को मान लिया, a/b है तो हमने मान लिया सी एक्स और ये मान लिया मैंने डी एक्स, और यहाँ पे मैंने मान लिया जी वाई और ये मान लिया मैंने एच वाई। अब मुझे ए ई निकालना है, तो ए ई प्लस में बी एफ और ए ई माइनस बी एफ, ठीक है। अब देखो भाई ए ई जो है ना, ए ई, तो ए क्या था हमारा सी एक्स है, सी एक्स लगा दो भाई गुणा, और यहाँ पर ई क्या है, तो ई का क्या, यहाँ पे ई है भाई जी वाई, तो ई हो गया हमारा जी वाई, ठीक है, प्लस बी एफ, तो बी क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास में डी एक्स, और एफ क्या है, एफ है हमारे पास में एच वाई। और ऐसे ही दोबारा से करेंगे तो सी एक्स गुणा में जी वाई और यहाँ पे माइनस में डी एक्स इंटू एच वाई। अब दोनों में क्या करोगे, ऊपर वाले में से हमारे पास में एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर कॉमन लोगे तो सी जी माइनस डी एच, और यहाँ पर भी एक्स वाई कॉमन आएगा तो हमारे पास में सी जी, यहाँ पे ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और राइट आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, आपको ये एक्स मानने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे माइंड में एक इमेज सेट हो चुकी है कि यहाँ पर अगर देखो जोड़ोगे चाहे घटाओगे, हमारे पास में दोनों जगह से सेम कॉमन आएगा, तो उस सेम कॉमन से कॉमन कट जाएगा। तो सीधी सीधी बात है ना, इसको आप एक्स क्यों मानते हो, आप सीधा रखो ना ए ई, तो ए की जगह क्या था, ए की जगह सी है और ई की जगह जी है, तो सी रख दो और जी रख दो, प्लस बी और एफ है, तो बी क्या है, बी की जगह डी है
और एफ की जगह हमारे पास में एच है तो हमने एच रख दिया अपॉन। अब यहाँ पे ए क्या था, तो ए की जगह हमारे पास में सी था और ई की जगह हमारे पास में जी था, माइनस का साइन था। आगे बी की जगह हमारे पास में क्या था, डी था और एफ की जगह हमारे पास में एच था। तो ये सीधा ही आंसर आ जाएगा। हमें जरूरत ही नहीं थी इतना लंबा करने की, इतना लंबा करने की तो हमें जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया या नहीं आया बताओ। हमें 35 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी कर लो भाई। ठीक है, 21 वाला क्वेश्चन देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक टॉपिक समझ लो। अगर आपके पास में चार संख्याएं दे रखी हो, ए बी सी, हेडिंग डाल लो, एक पॉइंट है ये, ए बी सी और डी, चार संख्याएं आपको दे रखी हैं। मैं आपको बोलूं चारों संख्याएं क्या हैं, समान अनुपात में हैं। पहला पॉइंट, चारों संख्याएं समान अनुपात में है। चारों संख्याएं समानुपाती हैं या फिर समान अनुपात में है, समानुपात है। चारों संख्याएं क्या है, समानुपात में है। इसका मतलब ये होगा कि भाई जो ए रेसो बी का जो रेसो होगा ना, वही सी अपॉन डी का आएगा। मतलब कि ए अपॉन बी जो होगा वही होगा बी अपॉन सी का और वही होगा सी अपॉन डी का। समान अनुपात में तभी होंगी संख्याएं जब ये आपस में क्या है, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो ये चारों संख्याएं क्या है, आपस में समानुपात में है। चारों संख्याएं क्या है, समानुपाती हैं भाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि बताओ 1:2:4:8, क्या ये समानुपात में है? चेक कर लेते हैं भाई। 1/2 बराबर होना चाहिए 2/4 बराबर होना चाहिए 4/8। काट दो भाई, तो ये 1/2, ये भी 1/2। तो मतलब की बात यह है ये समानुपात में है। तो समानुपात में होती क्या है, समानुपात का मतलब ये है कि इसको 2 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया, मतलब एक जीपी बन गई ये, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है भाई, ये है गुणोत्तर श्रेणी का केस। गुणोत्तर श्रेणी का एक टॉपिक आएगा स्पेशल, जिसमें हम पढ़ेंगे एपी और जीपी। ठीक है, समांतर श्रेणी मैंने पढ़ा दिया, गुणोत्तर श्रेणी जो है वो आपका बचा हुआ है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। स्पेशल टॉपिक आएगा हमारा एपी और जीपी का। ठीक है भाई, तो ये तो पॉइंट हो गया हमारा समानुपात का। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास में ये बनता है भाई, पहले पॉइंट को समझ लो। ठीक है, एक हमारे पास में क्या बनता है, एक हमारे पास में बचता है तृतीय अनुपात। मतलब अगर 3 संख्याएं दे रखी है ना, हमारे पास में 3 संख्याएं दे रखी है ए बी और सी, तो तृतीय अनुपाती की जो संख्या होगी ना वो ये वाली होगी भाई। तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात होगा ना, ये होगा। तो इसको कैसे निकालोगे, तो आपको 3 संख्या दे रखी है ए बी और सी, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो यहां पे लिख लीजिए तृतीय अनुपाती। 3 संख्या दे रखी है तो तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो देखो भाई ए अपॉन बी, पहले और ए और बी का रेशो निकाल लो और उसके बाद में बी और सी का निकाल लो। तो यहां से हमारे पास में जो तृतीय अनुपात आएगा ना, तृतीय अनुपात हमारा कौन सा, सी है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी जो है वो बराबर होगा b² अपॉन ए का। तो ये है हमारा तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ठीक है भाई, ये है सी। तो सी जो है अपना तृतीय अनुपात आ गया b²/a। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आता है मध्य अनुपाती। ठीक है, एक आता है मध्य अनुपाती, वो भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लिया होगा ना आपने, इसको लिख लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं। एक होता है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती क्या है, देखो ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करनी, मध्य अनुपाती फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, आपको कंसेप्ट समझना है। 3 संख्याएं मिलेंगी ए बी और सी, मध्य अनुपात क्या होगा, तो यार मध्य अनुपात यही तो है। अरे ये तो हो गया मध्य अनुपात, ये हो गया अपना तृतीय अनुपात। अगर तृतीय अनुपात निकाले तो ये निकालेंगे हम तृतीय अनुपाती, और मध्य अनुपाती होगा ये वाला होगा भाई, मध्य अनुपाती। फॉर्मूला नहीं याद करना हमें, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें पता है अनुपाती है, तो इसका मतलब ये है कि a अपॉन बी होगा बराबर b अपॉन सी होगा। अब मान लो मैं आपको ये बोलूं, देखो आपको 3 संख्या दे रखी हैं, तो आपको ये अनुपात तो निकालना आता ही है।
A/B बराबर B/C। अब मैं ये पूछूं कि बताओ मध्य अनुपाती क्या होगा, तो मध्य कौन सा है, मध्य में हमारा B है, मतलब हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू निकालेंगे तो B² बराबर बन जाएगा AC, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में क्या आएगा, B बराबर आ जाएगा √AC। तो ये तो आ गया हमारा मध्य अनुपात। तो B क्या था, हमारा मध्य अनुपात था। और वैसे ही इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लूं तृतीय अनुपाती, तो आप निकालोगे C की वैल्यू, तो यहाँ पे C की वैल्यू निकाल लो, तो C को यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे B² बटे में A, तो ये आ गया हमारा क्या, तृतीय अनुपाती। तो हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें माइंड में इमेज बनानी है। इमेज क्या बनानी है कि इमेज ये बनानी है, हमारे पास में 3 संख्याएं अगर दे रखी हैं A, B और C, तो ये जो बीच वाला जो होता है ये होता है हमारा मध्य अनुपाती, और जो तीसरा जो होता है वो होता है हमारा तृतीयानुपाती। अगर तुमसे ये पूछ ले कि भाई मध्यानुपात निकालो, तो कनेक्शन तो एक ही है, रिलेशन तो एक ही है। रिलेशन कौन सा है, तो रिलेशन हमेशा ये बनेगा A/B बराबर B/C। एक बार इनको डिवाइड कर दो आपस में, एक बार इनको डिवाइड कर दो आपस में, रिलेशन जो है वो हमेशा यही बनेगा। अब मान लो मैंने पूछा था आपसे, क्या मैंने पूछा है, मान लो ये इक्वेशन याद रखना बस, मैंने पूछ लिया आपसे मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती का मतलब ये होगा B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मध्य अनुपाती के लिए हम B की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर B को एक साइड में लेकर चले जाओ और बाकी टर्म को एक साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा AC बराबर B²। तो अब इसको और सोल्व करोगे तो मतलब हमारे पास में जो आएगा वो B बराबर √AC। तो ये तो हमारे पास में आ जाएगा मध्य अनुपाती। और ऐसे ही मान लो मैं पूछ लेता तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती क्या है, C है, तो C हमें फाइंड करना है ना, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई A/B बराबर था B/C का, तो C को अकेले को एक साइड में लेकर चले जाओ, बाकी बचा हुआ है उसको सारे को एक साइड में ले आओ, तो ये है हमारा तृतीय अनुपाती। आई थिंक आपको इस टॉपिक में कभी फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है और बच्चे भूलते हैं कि फॉर्मूला क्या था। अरे फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें हमारे दिमाग में इमेज बन चुकी है, तो इमेज से आप कर लोगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है भाई, ठीक है ना। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। अब ये बोला है कि A² - B² तथा A - B का तृतीय अनुपाती बताओ। तो मतलब कि पहली संख्या जो दे रखी है ना, वो तो हमें दे रखी है A² - B², ये तो है पहली संख्या। दूसरी संख्या है वो हमारे पास में A - B है, और तृतीय अनुपाती है हमारे पास में C। हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि ये अनुपाती जो होता है ना, ये ऐसे होता है भाई, A² माइनस का B² बटे में A - B बराबर। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, A - B अपॉन में C। हमें वैल्यू क्या निकालनी है, C की निकालनी है। तो भाई देखो, सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, A - का B इंटू A प्लस में B, और अपॉन में क्या है, ये A - B है, और बराबर में क्या है, A - B है, और यहाँ पे C है। तो अब क्या करते हैं, अब जो कटता है उसको काट दो, तो इस A - B से ये A - B कट जाएगा, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैं C यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा A - B, और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस में B। तो ये है हमारा तृतीय अनुपाती, जो आएगा वो A - B बटे में A प्लस B। तो ये है हमारा राइट आंसर। बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया। कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधी सीधी माइंड में इमेज बना लो कि समानुपाती क्या होते हैं, तृतीय अनुपाती क्या होते हैं, मध्य अनुपाती क्या होते हैं। वो सारी संख्याएं क्या है, एक अनुपात में होंगी, एक अनुपात में है सारी चीजें। बस कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखो, क्या नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को आप, क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते आप। देखो, इस क्वेश्चन को आप वैसे करोगे तो वैसे भी कर सकते हो, और वैसे भी। देखो, सीधी सीधी बात है, हमें दे रखा है A और C का मध्य अनुपाती B है, मतलब हमें पता है कि मध्य अनुपाती ये होता है ABC, क्योंकि A है और C उनका मध्य अनुपाती ये है। तो हमने अभी अभी किया था कि मध्य अनुपाती हमें B निकालना है, तो A/B बराबर B/C, और मध्य अनुपाती होता है B² बटे में AC। यही तो होता है, यही तो होता है। तो हमने एक मान लिया, एक बार हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ पे स्क्वायर था,
तो मैंने बी की वैल्यू मान ली भाई, मान ले 4, मतलब बी की वैल्यू मान ली 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 बन गया, मतलब बी की वैल्यू मैंने 2 मान ली। ठीक है, और तो ए की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी मुझे, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी 4। क्यों आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये अनुपात में भी होंगे। सुनना मेरी बात को, एक जीपी की फॉर्मेट में मान लिया करो, कभी भी डाटा मानना पड़े ना जीपी मान लिया करो। जैसे 1 मान लिया, अब गुणा में 2 कर दो इसका, अब गुणा में जो ये आया है इसका 2 और गुणा कर दो। तो ये हमेशा क्या है, ये एक भी अनुपात में तो होंगे, 1:2:4। तो मैंने ए की वैल्यू मान ली 1, बी की वैल्यू मान ली मैंने 2, सी की वैल्यू मान ली मैंने 4। तो ये हमेशा क्या है, ये एक समान अनुपात में होंगे। तो अब मेरे पास में वैल्यू मैंने अपने हिसाब से मान ली, मानने में आप कुछ और भी मान सकते हो। ठीक है, मानने में आप कुछ और भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1:2:4 मान ली। चेक करना था हमें, तो चेक भी कर सकते हो आप कि भाई बी स्क्वायर बराबर ए सी आ रहा नहीं आ रहा, ये चेक कर लो भाई। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा नहीं आएगा, तो 2 दूनी 4 और ए गुणा में 4 बिल्कुल सही है। तो हमने वैल्यू मानी है वो सही मानी है। ठीक है भाई, तो हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पूछा क्या है, अब हमारे पास में इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं भाई, वैल्यू रख दो सिंपल। तो हम रखते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी करोगे ना तो आएगा माइनस का 1, तो a माइनस बी का होल क्यूब, और क्या था, b माइनस सी का होल क्यूब, यही तो था। तो a माइनस बी मतलब 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका कर दो होल क्यूब। और b माइनस सी मतलब 2 में से -4 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, इसका भी होल क्यूब कर दो। सोल्व करो भाई इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:8, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1:8 आ जाएगा। तो अब देखो भाई कौन से ऑप्शन में 1:8 बनता है, तो देखो वैल्यू रखे, देखो यहाँ पे हम रखेंगे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:8। तो ये पहला ही आंसर आ गया हमारा तो पहला ही आंसर आ गया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ए आ जाएगा। ये वाला देखो भाई समझ में आया नहीं आया बताओ। हमने वैल्यू मान ली, वैसे करते तो बहुत लंबा पड़ जाता, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए वैल्यू मान ली। आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, आपको थ्योरी नहीं लिख के आनी, आपको वो तरीके सीखने हैं जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ। ठीक है भाई, तो हमने सिंपल वैल्यू पुटिंग कर दिया, इसमें हमने अपने हिसाब से वैल्यू मानी और सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं इसको, अगला 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे आराम से, रेशो में दे रखा है, खुद करना है, कर लोगे ना भाई इस क्वेश्चन को। 23 वाला खुद कर लोगे आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। 23 वाला खुद कर लोगे। 24 भी खुद कर लोगे। कैसे करोगे भाई, देखो हमारे पास में a/b दे रखा है 5:7, और हमारे पास में c/d दे रखा है, वो है 2a और 3b। तो a की जगह 5 रख दो और b की जगह 7 रख दो, तो 2 पंजे 10 और 3 7 21। तो हमारे पास में आ गया c और d का रेशो भी आ गया। हमने पूछा क्या है, a इंटू सी और b इंटू डी। तो a इंटू सी कितना हो जाएगा, तो भाई देखो a और c को मल्टीप्लाई कर देना और b को और d को मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 पंजे 50 और 21 सत्ते 147, तो 50/147 आ जाएगा राइट आंसर। a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना था, a को मल्टीप्लाई कर देना c के साथ में, तो 10 गुणा में 5 तो 50 आ जाएगा ये तो, और 7 गुणा में 21 करोगे तो 147। अगला देखिए भाई 25 वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो भाई क्यों कुछ नहीं है, हमारे पास में दे रखा है a प्लस में b। सुनना भाई, ये क्वेश्चन बहुत सा बार आता है, इसमें कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लो कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। ये आपकी एग्जाम में बहुत सी बार आया हुआ है। ठीक है, तो मैं जब बोलता हूँ ना आपके भाई बहुत सी बार आया हुआ है, तो उसमें सीरियस हो जाया करो आप। इसका मतलब ये है कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं आपको बोलूँ कि बहुत सी बार आया हुआ तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस a। हमें इसका रेशो दे रखा 6:7 और 8। और देखो भाई हमने अपने हिसाब से, हमें पता है कि ये संख्या जो होगी ना रियल में 6x होगी, ये 7x होगी, 8x होगी। अगर हम इनको जोड़ें,
अगर हम इनको जोड़ें तो हमारे पास में क्या आएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में ए, क्योंकि ए प्लस बी को जोड़ दिया हमने, बी प्लस सी को जोड़ दिया और सी प्लस में ए को जोड़ दिया, बराबर में 6x प्लस में 7 13 और 8, तो यहाँ पे 21 आ गया भाई। तो ये आ गया हमारा पास में 21x। अब इसको और सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार क्या है, सी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21x। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ए प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू है 21x/2। ये है हमारे पास में, समझ में हमें आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है। तो कोई बात नहीं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है ना, तो 14 रख दो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने रख दी 14, तो यहाँ पे 21x/2 काट दो भाई, 7 दूनी 14 7 ती 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4/3। तो x की वैल्यू आ गई 4/3। तो ये है हमारे x की वैल्यू। पूछा क्या है, देखो भाई हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 4/3। इतना आया नहीं आया, x की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है भाई, तो 4/3 हमारे पास में आ गई x की वैल्यू। हमें पूछा क्या है, पूछा है c की वैल्यू। तो c की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पर a प्लस में b प्लस में c की वैल्यू दे रखी है 14। तो अगर हम a की वैल्यू b की वैल्यू फाइंड कर लें तो c निकल सकता है ना हमारा। हमें c निकालना है, c में दे रखा है a प्लस में b प्लस में c दे रखा है 14। अगर हमारे पास में a प्लस b की वैल्यू अगर आ जाए तो क्या हम c की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि संख्या इस वाली संख्या में से, इक्वेशन नंबर 1 में से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू घटा देंगे तो सिर्फ c बच जाएगा। तो हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो भाई देख लेते हैं, a प्लस बी की दे रखी है 6x, तो यहाँ पे है 6x और x की वैल्यू अभी अभी निकाली 4/3। तो मैंने x की जगह रख दिया 4/3, 4/3। तो 3 दूनी 6 का मतलब आ गया a प्लस बी की वैल्यू की आ गई 8। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आ गई 8। अब देखो भाई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दे रखी है और a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 8। तो इनमें से अगर माइनस करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, c की वैल्यू आ जाएगी 6। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई, मैं जूम कर लेता हूं इसको। ठीक है, ये आ गया भाई। देखो ये देखो, हमने पूरी स्टेप बाय स्टेप कर लिया। सबसे पहले हमने इनको एक नंबर मान लिया, 6x 7x 8x। अब मैंने इनको जोड़ दिया तो a प्लस बी बी प्लस सी प्लस सी प्लस में a, तो ये हमारे पास में आया 21x। 21x आने के बाद में मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली 21x/2। तो यहाँ पे मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 21/2x। तो यहाँ पर ऊपर मेरे क्वेश्चन में दे रखा था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14। तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह रख दिया 14। 14 रखने पर मैंने काटा तो 7 दूनी 14 बना और 7 ती 21 बना। तो यहाँ पर मेरे समझ में आया कि x की वैल्यू है 2 दूनी 4/3। तो x की वैल्यू मेरे पास में 4/3 आई। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने x की जगह 4/3 से गुणा कर दिया। तो 3 दूनी 6 और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 8। तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 8 है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, तो 14 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आई थिंक आ गया होगा। 7 क्वेश्चन बचते हैं, बहुत आसान कर लेंगे, 2 मिनट लगेगी बस। ठीक है, 5 मिनट में हमारे खत्म हो जाएगी क्लास। ये वाला क्वेश्चन है आसान है। कैसे आसान है, 25 की पावर 2.5 है, तो 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5/2। और गुण रेशो में क्या दे रखा है, 5 की पावर 3। अब इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसकी पावर में कितना है, तो 5/2 है। ये मैंने करवा रखा है आपको ऑलरेडी, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी हैं। अब देखो इसमें अगर हम करेंगे तो ऐसे तो हो जाएगा, ये 2 गुणा में 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आ चुका है भाई 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3। इसको और काटोगे तो ये 3 से पावर कटेगी तो 5 की पावर 2 तो इधर बच जाएगा और इधर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 25/1। तो ये तो है हमारा सिंपल आंसर 25/1। आ गया समझ में? कमेंट में बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया।
अगला देखिए भाई, ये है मध्यानुपाती। तो मैंने अभी अभी सिखाया ना, अगर हमें हमारे पास में संख्या दे रखी है ए बी सी, तो यहाँ पर मध्यानुपात क्या होगा, बी होगा। तो मतलब पहली संख्या 25 थी, बीच में मध्यानुपाती होगा और बाद में तृतीय अनुपाती होगा। तो हमारे पास में क्या होगा, हमने अभी अभी पढ़ा था कि बी स्क्वायर बराबर होता है 25 गुणा में 49। कंसेप्ट क्या था, तो कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। कंसेप्ट हमारा ये था भाई, 25 बटे में बी बराबर होगा बी बटे में 49। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको बी स्क्वायर को एक साइड में कर लिया, वज्र गुणा कर लिया, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 गुणा में 49। तो यहाँ पर बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 गुणा में 7, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7 पंजे 35। तो राइट आंसर जो आ जाएगा वो हमारा 35 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। 28 वाला तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारे पास में 8 दे रखा है, 20 दे रखा है और तृतीय अनुपात ये होगा। तो सीधी सीधी बात है, 8 बटे में 20, ठीक है, बराबर में होगा 20 बटे में सी। तो यहाँ पे अगर सी निकालोगे तो सी को मल्टीप्लाई कर दोगे वज्र गुणा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20 गुणा में 20 बटे में 8। तो यहाँ पे अगर काटोगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8 कर दोगे इसको, तो मतलब की बात यह 4 पंजे 20 और यहाँ पे 10, तो 5 गुणा में 10 आ जाएगा 50। तो राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात अभी अभी किया हमने। अगर यहाँ पे देखो 3 प्लस में √2 है, पहली संख्या है, बीच में मध्यानुपात ये होगा और थर्ड जो तृतीय अनुपात ये होगा, ये 12√32 है। तो मध्यानुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ें करेंगे, 3 प्लस में √2 और अपॉन में बी। देखो आपको फॉर्मूला दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस कर दो कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। आपके माइंड में ही सेट हो जाएगी चीज़। ये बार बार मैं बेसिक से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपकी पकड़ बन जाएगी, आप कभी भी भूलोगे नहीं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी अपॉन 12 माइनस √32। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या आया, यहां से हमें निकालना है बी स्क्वायर। तो यहां पे बी स्क्वायर कर लोगे तो बराबर आएगा 3 प्लस में √2 और यहां पे क्या आया, 12 माइनस √32। अब √32 को देखो, सुनना मेरी बात को, एक बार इसको सोल्व करना। अब देखो भाई, मैं इस 12 माइनस 32 को मैं तोड़ रहा हूँ। देखो इसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो 12 को इसको ऐसे रखो और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 चौके 32, 8 क्यों 16 करो ना, यहाँ पे 16 दूनी 32। ठीक है, 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा। तो मैंने 16 को रूट से बाहर निकाल लिया, तो 16 को रूट से बाहर निकाला तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया। मतलब की बात ये है कि ये हमारे पास में अभी तक इतना सोल्व कर लिया हमने। अब देखो इसमें से 3 प्लस √2 इसको ऐसे कैसे रख दिया हमने। अब इसमें 4 मैंने एलसीएम मतलब कॉमन ले लिया, 12 में और 4 में कॉमन ले लिया, तो मैंने 4 मैंने ले लिया बाहर। 4 में बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 4 × 12 माइनस √2, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब देखिए भाई, इसको और सोल्व कर लेते हैं आगे। और सोल्व करेंगे तो 4 को मैं सबसे पहले ले आता हूं और अंदर जो है ना 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। अब इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 गुणा में 3 × 9 माइनस का 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा इतना आ चुका है। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं भाई। तो और सोल्व करेंगे ना भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 गुणा में 7 चौक 28। तो हमारे पास में आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू √28। तो यहाँ पे हमारे पास में बी की वैल्यू आ जाएगी √28। तो राइट आंसर आएगा √28। तो √28 को हम क्या लिख सकते हैं, √28 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 7। तो 4 को अगर बाहर लेंगे तो 2√7। तो राइट आंसर आ जाएगा बी। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। अगर तुम्हें डाउट आया होगा तो शायद यहाँ पे आया होगा, इनको मल्टीप्लाई तो करना था, इनको मल्टीप्लाई करना था भाई। अगर a प्लस में b को मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस बी के साथ में, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इतना ही तो बात थी। तो मैंने a स्क्वायर कर दिया, 3 × 9 और b का स्क्वायर करता है रूट का 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगाया था मैंने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का।
ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था ये, कोई भी इसमें कुछ बड़ा नहीं था, बस इसमें रूट में दे रखा था और कुछ नहीं था, बस सिर्फ रूट में था और कुछ नहीं था। बस हमारे 3 सवाल बच गए ना। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी 1 मिनट में करवाऊंगा, उससे पहले आगे देख लेते हैं। ये वाला खुद करना भाई। 12 और 18 का तृतीय अनुपाती और 49 और 81 के मध्य अनुपाती का अनुपात। तो यहाँ पे देखो तृतीय अनुपात निकाल लेना, तृतीय अनुपात निकाल लोगे 12, 18 और यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या था 49 और मध्य अनुपाती B और 81। सोल्व कर लोगे, C की वैल्यू निकाल लोगे आप और B की वैल्यू निकाल लेना। C का और B का रेशो पूछा है, C का और B का रेशो पूछा है, तो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा 12/18 बराबर आएगा 18/में C। तो यहाँ से हमारे पास में C की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पे निकाल लोगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखता हूँ B/81। तो यहाँ पे B की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी अपनी 7 में 63। तो यहाँ पे B की वैल्यू आ जाएगी 63, वो आप निकाल लेना। ठीक है भाई, इन दोनों को सोल्व कर लेना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, 32वां क्वेश्चन जो बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा 28 वाला जो एक सवाल छोड़ा है ना हमने, 30वां छोड़ा है शायद, वो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास में, ये आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवाता हूँ कि हमारा टाइम खराब ना हो। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास में दे रखा तांबा और दे रखा है जिंक। तांबा और जिंक का जो रेशो है वो 9:4 है। अब इसने ये बोला है, अगर देखो भाई, इसने ये बोला है कि जो अनुपात जो है तांबा का और जिंक का जो अनुपात है वो 9:4 है। तो एक बात ये बोला है कि 24 किलोग्राम अगर तांबा है ना, तो जिंक की कितनी मात्रा पिघलानी पड़ेगी। मतलब की बात ये है, अगर तांबा जो है वो 24 है, अगर देखो 9 में है, वैसे तो रियल में तो रेशो 9 है, और लेकिन वैसे इसके क्वांटिटी दे दी 24, तो ये कितना गुना है, तो ये गुना है भाई 24/9। इतना ही तो गुना है। तो यहाँ पे इसको काटोगे ना आप, तो 8/3 आएगा। तो यहाँ पे जिंक कितना मिलाना पड़ेगा, तो जिंक को यहाँ पे 4 गुना में 8/3 कर लो, तो 8 चौक 32/3। 32/3 का मतलब होता है 10/2 सही 3 kg। तो राइट आंसर आ जाएगा ए। 32 वाला बताओ समझ में आया या नहीं आया। 32 वाला समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं दोबारा करवा देता हूँ। हमारे पास में ये तांबा है, ये हमारे पास में जिंक है, यहाँ पर अनुपात है 2:4 का। हमें बोल रहा है कि 24 किलोग्राम तांबा पिघलाना है, तो बताओ जिंक कितना। ये हमारे पास में एक धातु है पूरी, ठीक है, ये हमारे पास में एक पूरी धातु है। जब अगर धातु को अगर हम पिघलाएंगे, तो तांबा अगर पिघलेगा तो जिंक भी पिघलेगा। यार धातु में तो दोनों मिक्स है ना, धातु के अंदर दोनों मिक्स हैं, तो अगर तांबा पिघलेगा तो जिंक भी पिघलेगा। तो तांबा कितना पिघला है, तांबा पिघला है भाई 24 किलोग्राम। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है, हमारे क्वेश्चन में है ये 9, तो इसको x मान लो, x मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x जो पिघलेगा, तो 9x पिघलेगा वैसे तो हमारा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 24 kg। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/9। इसको सोल्व किया तो 8/3, तो x की वैल्यू आ गई 8/3। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने रख दिया x की जगह वैल्यू, तो 4 गुणा में 8/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 32/3 kg जो है वो क्या है, जिंक भी मतलब कि घुल जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। तो यहाँ पे 3 को 32 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 10 सही 2/3 kg। तो ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, अब लास्ट सवाल, ये वाला सवाल था बहुत शानदार। ये सवाल है बहुत शानदार है, इसमें गलती आपकी क्या कर सकते हो वो मैं बता दूंगा। इसमें देखो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो आप, बाकी मैं आपको बहुत बड़े तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आयुष बहुत बढ़िया, मतलब अभी तक जितने भी सवाल करवाए होंगे सारे समझ में आ गए होंगे ना। ठीक है, अब देखो भाई इस क्वेश्चन को देख लो, फिर लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास को बंद करते हैं। यदि x और y के तृतीय अनुपातों का n गुना जो है ना वो मध्य अनुपात है। अब भाई मुझे नहीं पता क्या बोल दिया, इस लाइन में बहुत कुछ बोल दिया, तो मैंने क्या, देखो पहले इस लाइन को पकड़ो, x तथा y के तृतीय अनुपात, तो यहाँ पे x है
यहाँ पे y है और तृतीय अनुपात मैंने मान लिया p। तो सबसे पहले मैं p को निकाल लेता हूँ भाई। तो मैंने p की वैल्यू निकाल ली, तो p की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन वाई बराबर y अपॉन p। तो यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो p बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे में x। तो ये तो आ गया मेरा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात आ चुका है। आगे बोला है कि जो x और y का जो तृतीय अनुपात है ना, वो n गुना मध्यानुपाती है। मतलब कि जो मध्यानुपात जो है ना, उसका क्या है, वो n गुना है। तो x और y का जो मध्यानुपात होगा वो क्या होगा, तो भाई देख लेते हैं x और y का मध्यानुपात क्या होगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पर मध्य अनुपात है, यहाँ पे y है। तो मध्य अनुपात क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि b स्क्वायर बटे में एक्स वाई। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई, ये होता है मध्य अनुपात रूट एक्स वाई। ये हमें दे रखा है। मध्य अनुपात हमारे पास में ये आ गया और हमारे पास में तृतीय अनुपात ये आ गया। अब क्या बोला था, देखो भाई, अब क्या बोला है कि x तथा y का तृतीय अनुपाती जो है वो n गुना है मध्यानुपाती का। मतलब कि ये p जो है ना, ये n गुना है किसका, b का। ये बात बोली इसने। ये बात बताओ किस किस को समझ में आ गई, मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये बात किस किस को समझ में आ गई। ये बात किस को समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरा सवाल समझ में आ गया। जल्दी से बताओ भाई। आयुष को तो समझ में आ गई, और किसको समझ में आ गई भाई, जल्दी से बताओ। ये बात समझ में किस को आ गई। हमने तृतीय अनुपात निकाल लिया और हमने मध्य अनुपात निकाल लिया। ये तृतीय अनुपात है और ये मध्य अनुपात है। और क्वेश्चन में बोला है कि x और y का जो तृतीय अनुपात है ना p, वो n गुणा है मध्य अनुपात का। तो यहाँ पे p जो है वो n गुणा है मध्य अनुपात का। तो मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। इतनी बताओ किस किस को समझ में आ गई। नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊं। पिंकी को भी आ गई और आयुष को भी आ गई, ठीक है भाई, है ना। वंदना को नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा करवाता हूँ। देखो वही तो बात है, मुझे यही तो मैं पूछता हूँ। देखो इतना, देखो पहले ये समझो, पहले एक बात समझो, मैं दोबारा से करवा रहा हूँ सारा सारा सवाल। देखो वंदना, इसको समझो आप। सबसे पहले इसने क्या बोला है, देखो हमने एक बार मान लिया कि x और y का जो तृतीय अनुपात है ना वो p है और मध्य अनुपात है। अच्छा क्लियर हो गई, इतनी जल्दी क्लियर हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा करवा देता हूँ। x और y का जो तृतीय अनुपात है वो p है और मध्य अनुपात मान लिया हमने b, ठीक है। तो इसने एक बात बोली है कि x और y का जो तृतीय अनुपात p है ना, वो n गुणा है मध्य अनुपात b का। तो यहां पर ये बात कहना चाह रहा है कि n गुणा है b का। ये तो बोला है इस इक्वेशन में, लेकिन हमारे पास में ना तो तृतीय अनुपात है और ना मध्य अनुपात है। तो पहले निकाल लेते तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होगा, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरा है हमारा तृतीय अनुपात। तो यहाँ पे हमारे पास में x अपॉन वाई और y अपॉन p। तो यहाँ पर p की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर बटे में x। तो यहाँ से तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब निकाल लेते हैं मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है, पहली संख्या हमारे पास में x है, मध्य अनुपात b है और ये y है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि b स्क्वायर बराबर होता है एक्स वाई। तो यहाँ पे मध्य अनुपात है हमारे का b बराबर रूट एक्स वाई, ये हमें दे रखा है। अब देखो मैंने सिंपल सी बात है, यहाँ पे n का n रखा और b की जगह रख दिया एक्स वाई। तो रूट एक्स वाई और p की जगह रख दिया मैंने वाई स्क्वायर बटे में x, वाई स्क्वायर बटे में x। अब मैंने इसको और सोल्व कर लिया। अब मैं इसको और सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने सोल्व किया आगे, तो यहाँ पर क्या आया, तो ये आ गया मेरा वाई स्क्वायर बटे में, यहाँ पे आ गया भाई x, यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे मेरा आ गया रूट एक्स वाई बराबर n, ठीक है। अब मैंने इसका स्क्वायर कर लिया भाई, मैं एक बार स्क्वायर कर लेता हूँ। तो मैंने स्क्वायर अगर किया तो यहाँ पे y की पावर आ गया 4 और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया भाई, देखो मैंने स्क्वायर कर लिया इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर,
ठीक है, इसका भी स्क्वायर। तो ऊपर तो बन गया y की पावर 4 और नीचे बन जाएगा x का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई बराबर बन जाएगा n का स्क्वायर। अब और सोल्व करेंगे इसको तो भाई देखो यहाँ पे y एक है, यहाँ पे पावर 4 है तो 3 कट जाएगा। नीचे बन गया भाई कितना, y की पावर 3 बटे में x की पावर 3 बराबर आ गया n स्क्वायर। अगर हमारे पास में हमें निकालना है y अपॉन एक्स तो हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो मैंने इसका भी क्यूब रूट कर दिया और इसका भी क्यूब रूट कर दिया। तो क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पे बनेगा y अपॉन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा n की मतलब 2 की पावर 3। तो ये है भाई हमारा राइट आंसर। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ, बताओ समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है कि इसको आराम से समझाऊंगा आपको। क्लियर है ना। चलो बहुत शानदार भाई, आयुष को तो क्लियर हो गया। और बताओ किसको क्लियर नहीं हुआ वो बताओ कमेंट में। देखो जिसको क्लियर हो गया वो क्लास को अभी बंद कर सकता है, जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो रुक जाओ। वंदना को भी क्लियर हो गया, आयुष को भी क्लियर हो गया, और किसको क्लियर नहीं हुआ है वो बताओ। नहीं क्लियर हुआ दोबारा करवा दूंगा, और जिसको क्लियर हो गया वो क्लास को बंद कर सकता है क्योंकि आज की क्लास खत्म हो गई। और हाँ सुनो, रीजनिंग की टेंशन मत लो, रीजनिंग का मैं एक दिन में पूरा एक चैप्टर करवाया करूँगा। जैसे मान लो मेरा मतलब कल टाइम मिलेगा तो कल पूरा एक चैप्टर। अरे रीजनिंग आसान है, ठीक है। सचिन कह रहा है PWD में 45 है क्या करूं। अभी रुक जाओ मेरे भाई, देखो कुमार सचिन भाई, अभी कौन सी उसके लिए CET के लिए बात कर रहे हो ना। अभी कुछ नहीं है उसमें, क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है। तो अभी मत सोचो यार इतना, अभी मत सोचो। 45 नंबर है अगर हैंडीकैप में तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 नंबर भी कम नहीं होते, ठीक है। ठीक है, मैं रीजनिंग का बताऊं आपको। रीजनिंग की क्लास जो है ना, जैसे मान लो हमारे पास जितने भी टॉपिक है ना, जिस दिन हम एक टॉपिक करेंगे, जैसे हमने कल परसों कराया था डायरेक्शन का, डायरेक्शन के जितने भी कंसेप्ट थे मैंने 4 5 10 15 एग्जाम्पल लिए थे, उसमें आपको सब कुछ समझा दिया था। अब एक टॉपिक और उठाएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने कैलेंडर, क्लॉक, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन है ना देखने को मिलते नहीं हैं। वैसे समझने वाले टॉपिक हैं ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं हैं। तो छोटे छोटे बाकी टॉपिक जो हैं छोटे छोटे हैं। रीजनिंग में इतना टाइम खराब मत करना, रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस पे है। मेन है मैथ्स, मैथ्स जो है ना वो तो समझना बहुत बड़ी बात है भाई। और आई थिंक मैं कोशिश भी करता हूँ आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके माइंड में है ना कुछ याद ना करना पड़े, लगभग चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि जो आपके माइंड में है ना इस क्वेश्चन को अंदर तक की बातें समझ में आ जाएं कि ये तरीका हमने क्यों अपनाया है और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। सचिन भाई टेंशन की कोई बात नहीं है, हैंडीकैप में आप 45 नंबर हैं तो आपका मतलब फॉर्म तो आ ही जाएगा। हैंडीकैप में 45 नंबर सही है, कम नहीं है। ठीक है भाई, अब क्लास को बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और कल हमारी रीजनिंग की क्लास भी लेंगे और टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कल हम रीजनिंग की क्लास भी लेंगे, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा कि टाइमिंग क्या रहेगा। सचिन भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 1% भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपका जो 45 नंबर है ना, तो जो आपकी जो फॉर्म जो लगाएंगे तो वो आपके हैंडीकैप में लगेंगे, और 45 नंबर सही है, कम नहीं है, ठीक है। आयुष थैंक यू सो मच, वंदना थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो अब क्लास को है ना बंद करते हैं, अब मिलते हैं कल। कल रीजनिंग की क्लास भी लेंगे, एक टॉपिक जो है रीजनिंग का कल पूरा कर लेंगे, कल पूरा कर लेंगे रीजनिंग का टॉपिक, ठीक है। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर। सचिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी आप बिल्कुल श्योर रहो, आपका जो है CET का फॉर्म जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है भाई। चलो क्लास को एंड करते हैं ना।